नाउ शेयरिंग व्हाइट बोर्ड। तो आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, JOHNSON, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इनका जन्म 1709 में हुआ है और इनकी मौत 1784 में हुई है। वाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज इम्पोर्टेंट? नंबर वन पॉइंट की एक क्रिटिक भी है, ड्रामेटिस्ट भी है, प्रोज राइटर भी है। बहुत कुछ इन्होंने काम किया है, खासकर इंग्लिश प्रोज में बहुत काम किया है। और इन्हीं के नाम पर पूरा एक एज का नाम रखा गया, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि ही बिलोंग्स टू, या गुड मॉर्निंग शिल्पी जी, आई थिंक शिल्पी जी, या या इट्स द फर्स्ट पॉइंट। It's the first point, and we are going to get to take Dr. Samuel Johnson. तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि ही बिलोंग्स टू एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी। इसी एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा जाता है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ, बैकग्राउंड से आवाज आ रही, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। एज ऑफ इनलाइटमेंट, ENLIGHTMENT। तो बहुत एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो एक वेल नोन पोएट है, या सॉरी वेल नोन राइटर है, जिन्होंने क्रिटिसिज्म में काम किया, जिन्होंने ड्रामा के फील्ड में काम किया और फील्ड में काम किया है, खासकर प्रोज में, और इंग्लिश डिक्शनरी का उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है। वो जो है जिस एज से बिलोंग करते हैं उस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और एज ऑफ इनलाइटमेंट, एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है या एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है। दीज आर द टू पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। ये टू पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना, एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ इनलाइटमेंट, ENLIGHTMENT, एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ इनलाइटमेंट। नंबर टू पॉइंट, ये जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, क्यों इसका नाम सेंसिबिलिटी रखा गया है? सेंसिबिलिटी इसका नाम इसलिए रखा गया, वहां पे रीजन की बात काफी ज्यादा होने लगी। सेंसिबल पर्सन, सेंसिबल, यू विल कम टू सेंटिमेंटल, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ इनलाइटमेंट, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनलाइटमेंट क्यों कहा गया? इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि एक नई रोशनी ज्ञान की वहां पे नजर आती है, जहाँ पे तर्क है, विज्ञान है। इस वजह से जो है इस पार्टिकुलर चीज को एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा गया, इनलाइटमेंट होता है। तो ये दो पॉइंट, रीजन है, साइंस है, नॉलेज है, विजडम है, एक नए नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश की जाने लगी थी। तो ये पार्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज जो है, जो इनका एज रहा है, वह किसके लिए इंपॉर्टेंस रहा है? ये का इंपॉर्टेंस है इमरजेंस, मिडिल, इमरजेंस ऑफ, EMERGENCE, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, एक बड़ा पॉइंट रहा है जो इनके एज में देखने को मिलता है। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के एज में रहा, मध्य युग के जो मध्य मिडिल क्लास है उसके लोगों का आना, उनके पास पैसा, पैसे का होना, वहां से बिजनेसमैन का आना, वहां से राइटरों का आना, तो ये सब चीजें आप देखेंगे। तीसरा चीज जो इनके यहाँ की एज रहा है, इनके एज में ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, इनके एज में एक और बड़ी बात होती है, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवेल। जो इंग्लिश नॉवेल है वो अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन वो भी आता है।
चौथा पॉइंट जो इनके एज में और होता है वो है इंग्लिश डिक्शनरी। इन सब पे काम हुआ है। DICTIONARY। तो आप ये देखेंगे कि इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास है, और इसी मिडिल क्लास ने पैसा भी दिया, वे पेटर्न बने, वे जो है लोग कॉपरेट किए, तमाम चीजें प्रोवाइड कराए। तो दीज थिंग्स यू विल गेट कि इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जो इसमें रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये सारी चीजें रही। जस्ट आई वांट टू नो, आर यू गेटिंग माई वॉइस? या, तो दीज आर द फोर पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है कि एक बड़ी चीज हुई है। अब हम सीधे जो है जो किस पर बात करेंगे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को लेकर बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो काम किया है उनमें से एक चीज ये है कि आपको एक सेंट्रल हेडिंग डालना है कि वर्क्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। वर्क्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जो वर्क्स हैं वो क्या क्या है। उनमें से एक वर्क है लंदन। लंदन एक उनकी पोयम है, बहुत फेमस पोयम है, LONDON, लंदन, अ फेमस पोयम ऑफ दिस मैन brought him, BROUGHT, brought him name and fame। आपको ये ध्यान में रखना कि एक उनकी पोयम है जिसका नाम क्या है, लंदन है, और लंदन नाम की पोयम ने उनके लिए क्या लाया, नेम और फेम को लाया। द पोयम लंदन ब्रॉड सक्सेस उनके लिए। यह पोयम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पोयम रही है जो उन्होंने कंपोज किया। और अगर लंदन पोयम में आप देखेंगे तो जो लंदन का मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो किधर जा रहा है, वहाँ के अपने जो क्लब्स हैं, जो और भी आपका पब था या वट एवर द कॉफी हाउसेस, कैसे लग्जूरियस या मटेरियलिस्टिक लाइफ वहां पे जन्म ले रही है, उस पार्टिकुलर चीज को उन्होंने क्या किया हुआ है, दर्शाया हुआ है। एक वर्क है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट जो उनका क्रिटिकल वर्क रहा है, वह क्रिटिकल वर्क है लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज। लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज करके, लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज, ये चीज उनका क्रिटिकल वर्क रहा है, और ये इसको कंप्लीट करने में उनको 10 साल का समय लगा। तो लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज इज हिज क्रिटिकल वर्क, CRITICAL, क्रिटिकल वर्क। इट टुक 10 years, इट टुक 10 years, इट टुक 10 years उसको कंप्लीट करने में। इट टुक 10 years इन एकम्प्लिशिंग, ACCOMPLISHING, उसको एकम्प्लिशिंग करने में 10 साल का समय लगा। सो यू विल कम टू नो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही हैं जो उन्होंने किया। एक जो नई बात हम लोग कर रहे हैं कि कई बार पूछा जा चुका है, वेदर दैट इज TGT, PGT, UGC नेट में, तो जैसे लगता है एक पॉपुलर क्वेश्चन बनता है। उन्होंने एक ट्रेजिडी लिखा था जो कि आई क्लास ट्रेजिडी रही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि हु रोट आयरीन। तो आयरीन उनकी एक क्लासिक ट्रेजिडी रही। तीसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ कि IRENE, आयरीन जो है यह क्या है, अ क्लासिक ट्रेजिडी, अ क्लासिक ट्रेजिडी ऑफ जॉनसन, JOHNSON। आयरीन जो रही है यह उनकी ट्रेजिडी रही है, इस पर भी उनके काम। उनका भी पोयम रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि आयरीन अ क्लासिक ट्रेजिडी ऑफ जॉनसन।
आयरीन उनकी क्लासिक ट्रेजेडी रही है। चौथा उन्होंने एक और पोयम लिखा था, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस करके। द वैनिटी, VANITY, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज हिज फेमस पोयम। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज उनकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम रही है, इज हिज फेमस पोयम। सो यू विल कम टू नो कि इस तरह के जो वर्क हुए हैं, इस तरह के जो काम हुए हैं, कितना ज्यादा उनका अपना रोल रहा है। एक तरफ उन्होंने आयरीन नाम का ट्रेजिडी लिखा, लंदन नाम का पोयम लिखा, क्रिटिकल वर्क लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज लिखा, उसके बाद फिर उन्होंने वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस को भी लेकर के उन्होंने लिखा हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें। या जहां पे भी क्लासिक वर्ड आता है वो सीधे ग्रीक और रोम को लेके जाता है। क्लासिक ट्रेजेडी का मतलब कि जो उन्होंने मॉडल लिया अपनाने के लिए वह क्या था, ग्रीक ट्रेजेडी का था। इसीलिए इसको, चाहे अगर आप देखिए जॉन मिल्टन का जब आया हुआ था, हम लोग सैमसन एगोनिस्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी ये बात आई कि उन्होंने क्लासिक ट्रेजेडी को फॉलो किया। क्लासिक ट्रेजेडी का मतलब हो गया सीधे ग्रीक को, ना कि उन्होंने शेक्सपियर को फॉलो किया। तो इस तरह का, क्योंकि लोगों के सामने दो मॉडल था, एक मॉडल शेक्सपियर थे, दूसरे मॉडल अरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी बताया हुआ है। तो उन्होंने अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया बशर्ते इन सब चीजों को। इसीलिए इस एज को नियो क्लासिकल कहा गया। बार बार देखिए हर जगह क्लासिक वर्ड आ रहा है, या वहाँ की स्टाइल को फॉलो करना, वहाँ की चीजों को इमिटेट करना, दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। एक उनका रोमांस रहा, प्रोज रोमांस रहा है, जिसका नाम राजिलास रहा है। और आप देखेंगे कि उनकी माँ का जब इंतकाल होता है, एक्सपायर करती है, तो उनके पास पैसा नहीं था कि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। बहुत गरीबी में, गुर्बत में इनकी जिंदगी गुजरी है। तब उन्होंने क्या किया, राजिलास नाम का जो उनका वर्क था, जो उनका ओनली रोमांस है, उन्होंने उसको बहुत जल्दी खत्म किया और इसको जो है पब्लिशर को दिया, पैसा मिला, तब उस पैसे से वो अपनी माँ को का अंतिम संस्कार कर पाए। इस तरह की चीजें भी आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे ग्रेट राइटर्स रहे हैं, खासकर आप देखिएगा प्रोज में ही जो है एक बड़ा नाम आता है चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब भी कितना मतलब बहुत ही जो है दुख भरी जिंदगी, उनकी दुखद जिंदगी थी। बहन पागल हो गई थी, माँ का इंतकाल हो गया, सारे भाई ट्यूबरकुलोसिस से मर गए थे। तो ये सब लोग, और लास्ट में जब उन्होंने लिखा, पूरी जिंदगी उनको कहीं कोई सुख नहीं मिला। गवर्नमेंट कह रही कि फला राइटर को मुझे ये करना, सम्मानित करना, पता चली फला राइटर अब जीवित ही नहीं है। तो जब तक जिंदा रहे उनको कुछ मिला ही नहीं, मरने के बाद उनको नेम और फेम मिला। सच अ थिंग यू विल कम टू नो। तो ऐसा तो जो है इनके साथ नहीं हुआ था। मतलब सैमुअल जॉनसन की का नेम और फेम तो बढ़ता गया, लेकिन गुर्बत भरी जिंदगी थी, और अपनी माँ को के अंतिम संस्कार के लिए पैसा भी उनके पास नहीं था। तब उन्होंने अपना एक रोमांस बेचा जिसका नाम है रेजिलास, RASELAS, रेजिलास इज हिज रेजिलास इज हिज ओनली रोमांस। रेजिलास इज हिज ओनली रोमांस, रोमांस which he sold which he sold to publisher in order to bury down his mother। रजिलास उनका लास्ट, सॉरी, एक रोमांस रहा है, प्रोज रोमांस रहा, जो उन्होंने पब्लिशर को बेचा। तो वही मैंने लिखा, रेजिलास इज हिज ओनली रोमांस विच ही सोल्ड टू पब्लिशर, जो उन्होंने पब्लिशर को बेचा इन ऑर्डर टू बरी डाउन हिज मदर। तो ये जो सेंटेंस है, ये आपको स्टोरी बताने पे पता चल जा रहा है कि मैंने ये क्यों लिखा। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, और इसी वजह से उनके पास एक ही चीज वही था कि उसको बेच करके जो पैसा मिला, उससे उन्होंने वो किया जो है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा काम किया था, एक लिटरेरी क्लब बनाया हुआ था। वह लिटरेरी क्लब बहुत इंपॉर्टेंट रहा है,
और उस लिटरेरी क्लब को का वो जो बनाए थे फाउंडर मेंबर भी थे, और जोशुआ रेनाल्ड के साथ बनाए हुए थे। तो ही फाउंडेड, FOUNDED, ही फाउंडेड अ लिटरेरी क्लब, LITERARARY, लिटरेरी क्लब विद जोशुआ रेनाल्ड। जोशुआ की स्पेलिंग है JOSHUA, जोशुआ रेनॉल्ड, REYNOLD, जोशुआ रेनॉल्ड, REYNOLD, जोशुआ रेनॉल्ड। तो मैंने आपको बताया कि ही फाउंडेड अ लिटरेरी क्लब विद जोशुआ रेनाल्ड। तो ये जो लिटरेरी क्लब था, ये उन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था या उसका स्थापना की थी किसके साथ, जोशुआ रेनाल्ड के साथ, जिसमें बड़े बड़े मेंबर थे। एक ऑफ विच ऑफ विच ऑफ विच बर्क, बड़ा नाम है एक बर्क का, उस समय के बड़े बर्क थे। पिट थे, PITT, पिट, फॉक्स गिबन, GIBBON, फॉक्स गिबन, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, फॉक्स गिबन, गोल्ड स्मिथ, ये सब के सब उसके मेंबर्स थे। वर द मेंबर्स वर द मेंबर्स, वे सब के सब इसके मेंबर्स थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ही फाउंडेड अ लिटरेरी क्लब विद जोशुआ रेनाल्ड, ऑफ विच बर्क, पिट, फॉक्स गिबन, गोल्ड स्मिथ वर द मेंबर्स, जो इसके मेंबर थे। तो मैं नहीं कहता कि आपको इतने मेंबर का नाम आपको जो है ध्यान में रखना है, लेकिन अगर आता है कभी कि इन्होंने किस क्लब की स्थापना की, तो एक लिटरेरी क्लब की स्थापना की, किसके साथ मिलकर के स्थापना की, जोशुआ रेनाल्ड के साथ स्थापना की है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने एक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क काम किया था, क्रिटिकल वर्क था, जो कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स करके, दैट आई थिंक इज सेवेंथ या एट्थ जो भी होगा, ये पूछा जा चुका, कई बार आ चुका, लाइव्स ऑफ पोएट्स, लाइव्स ऑफ द पोएट्स और हिज क्रिटिकल वर्क, और हिज क्रिटिकल वर्क, लाइव्स ऑफ द पोएट्स उनका क्रिटिकल वर्क रहा। तो यू विल कम टू नो कि यह एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स आर, लाइव्स ऑफ द पोएट्स आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए था वहां पे। लाइव्स ऑफ द पोएट जो है उनका जो क्रिटिकल वर्क रहा है, ये चीज पूछी गई है कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स किसने लिखा, लाइव्स ऑफ द पोएट्स दिस मैन ने लिखा हुआ, तो इट वाज हिज क्रिटिकल वर्क। एक उनका और काम रहा कि ही रोड फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, DICTIONARY, इन 1755। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है कि पहली अंग्रेजी की डिक्शनरी किस आदमी ने लिखा, तो पहली अंग्रेजी की डिक्शनरी, द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सो यू विल कम टू नो कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स आर हिज क्रिटिकल वर्क, ही रोट फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इन 1755। इसके अलावा जो है एक चीज और भी रहा है कि जो जेम्स बोसवेल रहे हैं, जेम्स बोसवेल ने इनके अपने जो है वर्क पर इनकी इनकी बायोग्राफी लिखा है। जेम्स बोसवेल ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द टेंथ पॉइंट, जेम्स बोसवेल, BOSWELL, जेम्स बोसवेल wrote
अ बायोग्राफी, रोट अ बायोग्राफी wrote a biography on the life of Dr. Samuel Johnson, on the life of डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जेम्स बॉसवेल रोट द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो इस तरह से भी हो सकता है, या आप कहना चाहें जिस तरह से भी, जेम्स बॉसवेल रोट अ बायोग्राफी ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की लाइफ को जो है उन्होंने क्या किया था, एक बायोग्राफी की शक्ल दी थी, उन्होंने उनके ऊपर पूरा लिखा हुआ था। एक फेमस कोटेशन है जो जॉनसन कहते थे कि अ बुक शुड हेल्प अप ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू इंड्योर इट। 11वां पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अ बुक शुड हेल्प अ बुक शुड हेल्प अस अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ, EITHER, ईदर टू एंजॉय लाइफ A book should help us either to enjoy life or to endure it, or to endure it। ये बात उन्होंने कही, ये स्टेटमेंट किसका है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि एक जो बुक है, शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ, या तो यह हमें जो है जीवन में एंजॉय करने में हेल्प करती है, और टू इंड्योर इट, या तो यह हमें जीवन को समझने में, कि जीवन को कैसे जिया जाए, उसको समझने की सलाहियत अदा करती। तो बुक या एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। अभी एक लेक्चर हुआ था, उसमें भी एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आया था कि अगर अच्छे नॉवेल्स नहीं पढ़े जाएंगे तो उसकी जगह बुरे, जो बैड नॉवेल्स हैं, वे उसकी जगह ले लेंगे। और पब्लिशर हमेशा जो है उसी चीज को छापता है जिस चीज की डिमांड मार्केट में होती है। कोई अपना पैसा जो है बर्बाद नहीं करना चाहता। तो पब्लिशर जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो जो है उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो कमर्शियल मेंटेलिटी होती है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो चेतन भगत है, चेतन भगत ठीक है राइटर है, चेतन भगत की नावल आई है, लेकिन चेतन भगत कोई लिटरेरी आथर नहीं है। लिटरेरी आथर का मतलब ये कि उनकी नावल में आपको अ, वो ऐसा नहीं मिलेगा कि उसपे कोई PhD हो सके या उसमें कोई जिंदगी की झलक मिले। जिस जिस कैटेगरी की अरुंधति राय है, जिस कैटेगरी में की जो है ऐसे नावलिस्ट है, जैसे आप ले सकते हैं कि इंडिया में ही जो है आपके बहुत बड़े बड़े नावलिस्ट अरविंद अडिगा रहे हैं। अरविंद अडिगा के अलावा जो है एक बड़ा नाम जो वीमेन नावलिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रही है, आई एम मिसिंग दैट नेम। तो वो सब रही है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर इनको नहीं पढ़ा जाएगा तो इनकी जगह ऐसे नावलिस्ट आ जाएंगे जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। क्योंकि नावल जो होता है उसमें एक थियरी की झलक देखने को मिलनी चाहिए। अगर वह थियरी की झलक नहीं देखने को मिलेगी तो वो नावल जो है आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे एक समस्या है डाउरी, एक समस्या है जेंडर, एक समस्या है कम्युनल प्रॉब्लम। एक जमाना था जब गांधी युग आया, तो नावल में गांधी का इम्पैक्ट नजर आ रहा था, जिसमें एक आप देख सकते हैं राजा राव का कांथा। तो अगर अगर इस तरह की थियरीज, या जैसे मैंने कोलोनियलिज्म पोस्ट कोलोनियलिज्म आपको पढ़ाया था जिसमें अब पैसेज टू इंडिया में देखने को मिलता है, अगर इस तरह के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के चीजें नहीं लिखा गया तो वो नावल जो है वो नावल उसमें जिंदगी की झलक, समाज की झलक नहीं। जैसे किसान आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है, अगर आप देखेंगे हमेशा एक डिस्कोर्स होता है कि क्या कहते हैं कि नारी विमर्श होता है, दलित विमर्श होता है, आदिवासी विमर्श होता है। अब एक ऐसे नावलिस्ट उभर करके आएंगे जो कृषक विमर्श पर लिखेंगे। तो कृषक विमर्श अब जो है, जैसे मैंने क्या, मुझसे भी बड़े बड़े लोग रहे, मैं तो उनके आगे कुछ नहीं हूं। हम लोगों ने जैसे थर्ड जेंडर विमर्श मार्केट में लाया। तो जब तक ऐसे टॉपिक को नहीं लाया जाएगा, ऐसी चीजों को मार्केट में नहीं लाया जाएगा,
So the people will not study such type of thing. So they will welcome whom? They will welcome Chetan Bhagat and so many. तो मैं नहीं कहता कि चेतन भगत को नहीं पढ़ना चाहिए, ना ये मेरा स्टेटमेंट है। पार्टिकुलर जो लेक्चर था, रियली दैट वाज अ मार्वेलस लेक्चर एंड दैट वाज गिवन बाय माय गाइड प्रोफेसर लक्ष्मीराज शर्मा सर। वो जो एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिल वहां पे शायद बेंगलुरु में कहीं पे या हैदराबाद में था उसका सेंटर से। तो वो उसमें यही दिया गया था, हाउ टू रीड नावल, एक नावल को कैसे पढ़ा जाए। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि दैट्स वेरी गुड थिंग, वेरी ब्यूटीफुल सजेशन, और तमाम चीजें इस तरह की रही हैं। तो ऐसा नहीं कि उसे नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको इतना इंपॉर्टेंस ना दे दिया जाए कि जो लिटरेरी नॉवेल्स है, जिस पर पीएचडी होना है, जिसको एक तरह से सिलेबस में प्रिस्क्राइब करना है, जो यूजी पीजी में पढ़ाया जाएगा, वो चीज जो है मार्केट से बाहर हो जाए और पब्लिशर उसको छापे ही ना। तो दीज थिंग्स, इसीलिए मैंने किताब को यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया कि एक जो बुक होती है, ये हमारी हेल्प करती है इधर टू एंजॉय लाइफ, या तो जिंदगी को जो है एंजॉय करने में, या तो उस जिंदगी को जो है खुद को जीने में, कि जीवन जीने की कला भी हमें उससे प्राप्त होती है। जब हम अच्छे नॉवेल्स पढ़ेंगे तो सच अ थिंग, सच अ फिलोसफी, सच एन आइडियोलॉजी वी विल गेट। तो इतनी सारी बातें जो है इस आदमी के बारे में है या हुआ है, या चीजें आपको जानना जरूरी है। एक लास्ट जो लास्ट क्या, दो तीन पॉइंट और है। एक उनका क्रिटिकल वर्क रहा, मैंने पहले भी बात बताया था, क्रिटिकल ऐसे है प्रीफेस टू शेक्सपियर, प्रीफेस टू शेक्सपियर, SHAKESPEARE, प्रीफेस टू शेक्सपियर इज क्रिटिकल ऐसे, क्रिटिकल ऐसे। इन इट ही एडमायर्स, ADMIRES, ही एडमायर्स, इन इट ही एडमायर्स, किसकी एडमायर करते हैं? ही एडमायर्स विलियम शेक्सपियर, WILLIAM, विलियम शेक्सपियर, SHAKESPEARE, फॉर राइटिंग अ न्यू टाइप ऑफ ट्रेजिडी, अ न्यू टाइप ऑफ प्ले या ड्रामा, ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फॉर एग्जाम्पल द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो यू विल कम टू नो कि ये पॉइंट रहा कि शेक्सपियर फॉर राइटिंग अ न्यू टाइप ऑफ ड्रामा, ट्रेजी कॉमेडी, फॉर एग्जांपल द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यह एक पॉइंट रहा है जो उनसे आपको समझना जरूरी है कि शेक्सपियर की उन्होंने बहुत तारीफ की है। किसमें तारीफ की है? प्रीफेस टू शेक्सपियर में। और क्या करने के लिए उन्होंने तारीफ किया? फॉर राइटिंग अ न्यू टाइप ऑफ ड्रामा, एक नए तरह का ड्रामा लिखने के, जिसका नाम क्या है? ट्रेजी कॉमेडी है। और उन्होंने क्या लिखा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक उनका क्रिटिकल, सॉरी क्रिटिकल ऐसे नहीं लेकिन ऐसे है, और वो है लेटर टू चेस्टरफील्ड। हम लोग जब बीए कर रहे थे तब ये प्रिस्क्राइब्ड था, बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी में भी रहा था। लेटर टू चेस्टरफील्ड, FIELD, लेटर टू चेस्टरफील्ड इज अ पॉपुलर essay, POPULAR, पॉपुलर essay ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। यू विल कम टू नो कि लेटर टू चेस्टरफील्ड जो है, यह उनका पॉपुलर एसे है, यह उनका पॉपुलर एसे है, जो उसमें उन्होंने ये सब चीजें दिखाई हैं कि किस तरह से पेटर्न उस समय के लोगों का एक, अगर मैं वर्ड यूज करूं, एक्सप्लाइटेशन करते थे या उनको हैरेस करते थे। इस तरह की चीजें भी उन्होंने इस एसे में दिखाई है। दैट इज लेटर टू चेस्टरफील्ड इज अ पॉपुलर एसे ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। चेस्टरफील्ड उनके अपने पेटन का नाम था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था जब वो इंग्लिश डिक्शनरी लिख रहे थे, तब उनके अपने जो है जो पेटन थे, उन्होंने क्या किया था, उनको हेल्प करने से मना कर दिया था। बाद में जब उसको उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तब उन्होंने कहा कि मेरा भी नाम डाल दिया जाए, तो उन्होंने कहा नो आई डोंट वांट टू
take any help, because when I was in need, you didn't help me. और जब आज मैं पूरा का पूरा काम कर लिया हूँ, पूरा दरिया तैर करके मैं आ चुका हूँ, तब आप जो है क्या कर रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं इस तरह की चीजें। सो नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, ये तो मैंने आपको पूरा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनके वर्क को मैंने बताया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आर यू गेटिंग माई वॉइस, किसी को कोई प्रॉब्लम इस पर? अच्छा, अच्छा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि हम लोग जो है अब जो बात करेंगे वो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल पर बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, जो इसी एज का एक बड़ा चीज था। उसमें आपको कुछ नहीं समझना, आपको ये समझना कि फोर व्हील्स क्यों कहा गया। तो जो नॉवलिस्ट है उनका नाम लिखना है, और एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको उनका लिखना है, बाकी उसमें कुछ करना नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट इज द टाइमिंग। ठीक है, अभी नाउ वी हैव टाइम। फोर व्हील्स, WEELS, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल जो है, नॉवेल के चार पहिए, कोई चार पहिए नहीं, चार आथर थे जो बड़े फेमस थे, ये उनके लिए आया हुआ फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। और यह फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल 18th सेंचुरी में, स्पेशली इन द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उसमें से कुछ नाम है जो मैं आपको लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। एक नाम है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग, FIELDING, हेनरी फील्डिंग। जो हेनरी फील्डिंग है, इन्होंने अपनी नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोस कहा। एक तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही कॉल्ड हिज नॉवेल, ही कॉल्ड हिज नॉवेल एपिक इन प्रोस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉमिक इन प्रोस, उन्होंने अपनी नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोस का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर किसी पर मैं जोर दूं या कहूं कि हाँ इट्स हाईली इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, तो टेक दैट पॉइंट सीरियसली। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने, उनको जो है ये कहा जाता फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, द क्रेडिट गोज टू हिम, द क्रेडिट गोज टू हिम टू गेट द टाइटल, टू गेट द टाइटल फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उनके जो जो नावल आए हैं वे क्या है। उनके नावल में ह्यूमर भी है, उनका अपना नावल जो है आपका पैरोडी है, किसी न किसी की कुछ नकल भी उन्होंने किया हुआ है, उसमें उन्होंने सटायर का भी यूज किया हुआ है, दिस थिंग्स यू विल फाइंड। लेकिन ज्यादातर जो इस समय के नावल आए हैं वे मिडिल क्लास के बारे में, उसमें राजा के बारे में, रानी के बारे में, इन सब के बारे में कोई जगह नहीं है। तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा गया। जो उनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उसको मैं लिख रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट नॉवेल्स उनका जो रहा है, दैट इज वो चीज रहा पामेला, नॉट पामेला, सॉरी, दैट इज जोसेफ एंड्रयूज, JOSEPH, जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ एंड्रयूज एक उनका इंपॉर्टेंट नॉवेल रहा है। ये 1742 ईस्वी में आया हुआ है, और यह पामेला नाम की नॉवेल का एक तरह से पैरोडी रहा, पैरोडी उसका डुप्लीकेट, उसका कॉपी रहा है। तो आप आगे करके लिखिएगा, पैरोडी ऑफ पामेला, अ नॉवेल ऑफ सैमुअल रिचर्डसन। पामेला जो है सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था, सैमुअल रिचर्डसन, रिचर्डसन ने। तो एक नॉवेल जो मैंने आपको बताया वो क्या रहा है, जोसेफ एंड्रयू रहा है। इसके अलावा कुछ उनके और नॉवेल रहे हैं जो आपको केवल नाम लिखना है।
एक नॉवेल है जोनाथन वाइल्ड, JONATHAN, जोनाथन वाइल्ड, WILD, जोनाथन वाइल्ड, द स्टोरी ऑफ अ रोग, ROGUE, एन एग्जाम्पल ऑफ पिकरेस्क नॉवेल, PICARESQUE, पिकरेस्क नॉवेल। यह पिकरेस्क नॉवेल का एग्जाम्पल रहा है। इसके अलावा कुछ और भी उनके नावल रहे जो मैं केवल उनका नाम लिखूंगा। एक और है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, ये बहुत फेमस उनका वर्क रहा है। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, अ फाउंडलिंग, अ फाउंडलिंग, FOUNDLING, अ फाउंडलिंग। एक और उनका वर्क रहा है एमिलिया, AMELIA, एमिलिया, 1751 ईस्वी में आई है। तो आपको ये केवल ध्यान में रखना है कि द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, अ फाउंडलिंग, और उसके बाद एक वर्क है एमिलिया। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग ये 1749 में आई है, 1749 में। एमिलिया 1751 में आई है। और हिज फेमस नॉवेल्स, NOVELS, आर हिज फेमस नॉवेल। ये बात जो मैंने आपको बताया, ये किसको लेकर के मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू अबाउट हेनरी फील्डिंग को लेकर के। इसी तरह से दूसरे आथर फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के सैमुअल रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन रहे हैं। सैमुअल रिचर्डसन का एक वर्क है, पहली बात तो ये, ही रोट एपिस्टेलरी नॉवेल, ही रोट एपिस्टेलरी नॉवेल। एपिस्टेलरी नॉवेल मैंने पहले भी बताया था, अ नॉवेल रिटन इन लेटर फॉर्म, अ नॉवेल रिटन इन लेटर फॉर्म, LETTER, लेटर फॉर्म। वह नॉवेल जो कि लेटर फॉर्म में लिखा गया, कि हीरोइन लेटर हीरो को लिख रही, फिर हीरो हीरोइन को लिख रहा है, इस तरह का जो संवाद हुआ था दोनों के बीच में लेटर के माध्यम से, या लेटर फॉर्म में जो नॉवेल लिखा गया है, वो चीज बाद में ऐसे ही लेटर फॉर्म में जो है अरविंद अडीगा का द व्हाइट टाइगर आया हुआ है। सैमुअल रिचर्डसन, ही रोट एन एपिस्टेलरी नॉवेल और नॉवेल रिटन इन लेटर फॉर्म। एपिस्टल मैंने पहले भी बताया था, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेटर। अभी कल अलेक्जेंडर पोप का मैं पोएम बता रहा था, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनाट, वहां पर भी आया था। तो एपिस्टल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लेटर। उनका जो लेटर, जो नॉवेल फॉर्म जो उनका लेटर रहा है, एक है पामेला, बहुत ही फेमस है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड, ये बहुत ही उनका फेमस नॉवेल है, दैट केम इन 1740। पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड is an epistolary novel, is an epistolary novel, यह एपिस्टेलरी नॉवेल रहा, पामेला और वर्च्यू रिवार्ड। एक दूसरा नॉवेल उनका रहा है क्लारिसा, CLARISSA, क्लारिसा, और हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, और हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, और हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी 1748 में आई है। अ सेंटिमेंटल नॉवेल, अ सेंटिमेंटल नॉवेल।
ये भी वही एपिस्टोलरी नॉवेल लेटर फॉर्म में। एन एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल, एपिस्टेलरी नॉवेल। तो क्लारिसा या हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, ये चीज जो है उनका दूसरा नॉवेल रहा है जो हमें समझने की कोशिश करना है। तो दीज आर द टू राइटर्स जो मैंने आपको लिया, जो मैंने आपको बताया। नाउ थर्ड राइटर, दैट इज द टोबियस स्मॉलेट, TOBIAS, टोबियस स्मॉलेट, SMOLLET, टोबियस स्मॉलेट। यू विल कम टू नो कि जो टोबियस स्मॉलेट रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट में से रहे हैं। इनका एक वर्क रहा है रॉड्रिक रैंडम, इनका एक वर्क रहा है रॉड्रिक रैंडम, RANDOM। ये 1748 में रॉड्रिक रैंडम आई है। एक दूसरा उनका वर्क रहा है पीरिग्रीन पिकल, PEREGRIN, पीरिग्रीन पिकल, PICKLE। ये 1751 ईस्वी में आई है, 1751 में। पीरिग्रीन पिकल 1751 में। हम्फ्री क्लिंकर, थर्ड, HUMPHRINKER, हम्फ्री क्लिंकर, हम्फ्री क्लिंकर, ये 1771 में आई है। HUMPHREY, हम्फ्री क्लिंकर, CLINKER, 1771 में। तो रॉड्रिक रैंडम 1748 में, पीरिग्रीन पिकल 1751 में, हम्फ्री क्लिंकर 1771 में। यू विल कम टू नो कि ये सारे नॉवेल्स आए हुए। HUMPHREY। Now the next author is sister, LURENCEL, है। इनका एक नॉवेल है ट्रिस्ट्रम शैंडी, TRTS,